फ्रेंड्स, मैं दीपाली चौधरी। मेरी आवाज़ सुनो शिमला से। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियाँ केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मुँह बाएं खड़ी हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर दिखाई देने लगे हैं, जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं समिति के डायरेक्टर श्री देशराज जी ठाकुर। हाँ देशराज जी, आप हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट संभालते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर आप क्या असर देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, हिमाचल की कृषि और हॉर्टिकल्चर में इसका असर जो है वो अनुभव किया गया है। हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा तापमान जो है वो बढ़ा है। उससे हम जब निचले क्षेत्र में देखते हैं, जो हिमाचल के हम 3 क्षेत्रों में इसको बाँटते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जो है हमारे जो है हॉर्टिकल्चर और वन जो हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान और हमारे इसमें जो वर्षा और बर्फ और इवन कि ग्लेशियर के ऊपर जो हिमाचल में असर देखा गया है, तो जो हमारा तापमान है वो जो तापमान हम लोग जो हैं अलग अलग मास में अलग अलग महीने में अनुभव करते थे, वो उसका जो है अनुभव जो है वो भिन्न भिन्न तरह से जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि जैसे हम लोग जो हैं प्लेन में जो है ये देखते हैं कि जो हमारी रबी की फसल है, जिसमें मैं अभी फसल वाइज जो है इसका जो है जिक्र करूं, तो जो रबी की फसल है उसमें मुख्यतः फसल जो है हमारी वो गेहूं की है। तो जो हमारा निचला क्षेत्र है उसमें हमारी गेहूं जो है वो अप्रैल महीने में बैसाखी के आसपास जो है वो पक करके तैयार होती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों में हमने ये देखा है कि जो फरवरी और मार्च का तापमान है वो एकदम जो है बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हमारी फसल जो है गेहूं की फसल जो है वो अप्रैल के बजाय जो है वो मार्च के महीने में ही पकने लग जाती है। और पकने तो लग जाती है, उससे क्या हुआ कि हमारी कटाई जो है वो भी मार्च के अंत में जो है लोगों को करनी पड़ती है। परंतु उसका जो उपज में पैदावार में जो असर देखा गया है, उसके जो फसल के दाने हैं वो पूरी तरह से भरे हुए नहीं होते हैं, वो जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। और जब हम जो है पूरी पैदावार का आकलन करते हैं तो कई बार तो उसमें जो है 30 से लेकर के 50% तक की कमी जो है वो पैदावार में इस फैक्टर की उच्च तापमान की वजह से जो है देखी गई है। ये है हमारे निचले क्षेत्र का। तो ये असर जो है वो पहले, आज से पहले हम लोग नहीं देखा करते थे, परंतु आज की डेट में जब ये पर्यावरण का जो है बदलाव देखा गया है, जलवायु परिवर्तन देखा गया, महसूस किया गया है, तो उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को हमारे को मिल रही है। कई जगह तो हमने ये नोटिस किया है कि हमारा जो वार्षिक औसतन वर्षा है वो उतनी हो रही है। अगर मान लो कि मैं जिला सोलन की बात करूं, तो जिला सोलन में अगर 1100 mm के लगभग बारिश होती है तो उतनी बारिश हो रही है, परंतु जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका जो वितरण होता था समय के अनुसार, वो बहुत कम हो गया है। तो उससे हमारे को जो है दो नुकसान और हुए हैं। एक तो जब बारिश जो है वो ज्यादा होगी तो हमारे खेतों की टॉप की मिट्टी जो है उसको अपने साथ बहा करके ले जाएगी, जो कि हमारे लिए जो सोना उगलती है वही चीज जो है वो पानी के साथ जो बह करके नीचे चली जाएगी। एक नुकसान तो ये होता है। दूसरा ये कि अगर बाई चांस हमारे को जो है 10-15 दिन के बाद जो है फसल को पानी की जरूरत है, वो पानी जो है अगर उसको जो है 1 महीने के बाद मिलता है तो उसका भी सीधा असर जो है वाटर स्ट्रेस के वजह से जो है वो हमारी फसल के ऊपर जो है उल्टा पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग जो निचले क्षेत्र में देख रहे हैं। अब हुआ क्या कि एक प्लस पॉइंट और हुआ हमारा कि जो निचले क्षेत्र की जो हमारी फसलें थी वो मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है उनकी तरफ जो है शिफ्ट हो गया। जो हमारे टेम्परेचर निचले क्षेत्र में फसल पकाई के टाइम में हमारे को जो है 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए था, वो टेम्परेचर जो है शिफ्ट होकर के जो है हमारे मिड हिल्स जो है उसमें चला गया। तो जो निचले क्षेत्र की जो फसलें थी उनकी संभावनाएं जो है वो हमारे मिड पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें जो है वो देखने को मिल रही है। अच्छा, उसके साथ जो हमारा जो ये पौध संरक्षण था,
पौध संरक्षण भी इससे प्रभावित हुआ। जो चीजें हमारे क्षेत्र में पहले नहीं हुआ करती थी, इस तापमान के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से, लॉन्ग स्पेल जो है बारिश के ना होने की वजह से, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अनवांटेड, जो कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, वो चीजें भी हमारे उन क्षेत्रों में जो है आने लगी, और उनका असर सीधा जो है हमारी पौध कृषि के ऊपर जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद जब हम मिड हिमालयंस की तरफ आए हैं, तो मिड हिमालयंस की मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है, उसमें क्या हुआ कि पहले जो टेम्परेचर था, वहाँ जो टेम्परेचर था लगभग आपका जो है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहा करता था। इस तापमान वृद्धि की वजह से वो टेम्परेचर जो है कई बार जो है वो 28 से 30 में चला गया। तो वहाँ की फसलें जो थी, जैसे हमारी जो है, मैं अगर बात करूँ आप कद्दू प्रजाति की, जिसमें आपका खीरा आता है, दूसरी चीजें आती हैं, उनमें क्या होता है कि अगर बाई चांस वो जो है उसके परागकण जो है ये एक विशेष तापमान पर जो है वो कन्वर्ट होते हैं आपकी उसमें फल में, परंतु अगर टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है तो वो परागकण जो है वो फूल के ऊपर ही सूख जाते हैं, और उसके सूखने का सीधा असर जो है हमारे जो है फल उत्पादन पर हो जाता है। तो उससे जो है फसल की आने वाले टाइम में जो है वो पैदावार कम हो जाती है। तो एक असर ये जो है ये देखा गया। अब मैं आपको जो है ले चलता हूँ अपने जो ऊपरी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो है उसमें, वहाँ हमारी जो मुख्यतः हिमाचल की फसल होती थी वो होती थी आपकी सेब की। अब सेब जो है उसके लिए जो है हमारे को जो है चिलिंग आवर्स चाहिए, और चिलिंग आवर्स जो है वो 1200 से लेकर 1200 से लेकर के 1500 घंटे एक सीजन में हमारे को चिलिंग आवर्स चाहिए, ताकि हमारी फसल जो है वो भरपूर हो सके और क्वालिटी की हो सके। तो ठीक है, हम आते हैं जो ऊंचे हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं हिमाचल के, उन तो वहाँ की हमारी मुख्यतः फसल जो है वो सेब की है। अब ऐसा होता था कि जो जिला कुल्लू, जिला शिमला, ये जो है वो सेब उत्पादन के लिए जो है जाने जाते थे, परंतु जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ा, और सेब के लिए खासकर जो है आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो तापमान रहता है वो इतना कम रहता है उन क्षेत्रों में, ताकि हमारी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है सेब उत्पादन में वो मीट आउट हो जाए। और चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है सेब की जो है ये 1200 से लेकर के 1500 आवर्स तक जो है वो हमारे को सीजन में चाहिए। अब इस वार्मिंग की वजह से हुआ क्या है कि हमारा जो चिलिंग आवर्स थे, अब मैं जब बात कर रहा था शिफ्टिंग की, तो जो आपका बजौरा का एरिया कुल्लू का, और शिमला का, ये शिमला, ठियोग, नारकंडा, और रामपुर के कुछ ऊंचे ऊंचे क्षेत्र, चौपाल इत्यादि का जो एरिया था, उसमें इस शिफ्टिंग की वजह से चिलिंग आवर्स जो है वो कम हो गए। अगर आपके चिलिंग आवर्स जो हैं वो 1000 घंटे से कम मिलते हैं सेब के पौधों को, तो वहाँ क्या होता है कि एक तो उसकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है तो वहाँ जो फ्रूट सेट जो है वो प्रभावित होता है, और जब फ्रूट सेट प्रभावित होता है तो अल्टीमेटली हमारी जो पैदावार है वो जो है प्रभावित होती है। तो अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये देखा गया कि 2500 मीटर एबव सी मीन सी लेवल तक इसका जो है विपरीत असर जो है वो देखा गया है। परंतु उसके बाद जब जैसे ही हम थोड़ा सा और हाइट पर जाते हैं, जैसे 2700 मीटर की धुंधी क्षेत्र है हमारा जो है कुल्लू वगैरह का, वहां देखा गया कि पहले जो है वो वहां सेब नहीं लगाया था लोगों ने, परंतु आज जब हम लोगों ने वहां जो है देखा तो वहां जो है इस तरह के चिलिंग आवर्स जो मिलने शुरू हो गए, जिसकी वजह से एरिया एक्सपेंशन जो है, जिस एरिया में हमारा सेब नहीं होता था वहां सेब होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई। तो हमारा जो एरिया जिसमें जो हम ये कहते थे कि यहाँ ठंड की वजह से कोई फसल नहीं होती है, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ही प्लस पॉइंट हुआ है कि हमारे वो क्षेत्र जिनमें फसल ना होने के अंदेशा हमें था, उसमें जो है संभावनाएं जो है वो ज्यादा बढ़ गई हैं। तो अच्छा, उसके साथ साथ अब हमारे वैज्ञानिकों का, हमारी प्रदेश सरकार का, इवन की केंद्र सरकार का इसके ऊपर फोकस हो गया है
कि हम ये सारी समस्याएं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है किसानों के बीच में, बागवानों के बीच में आ रही हैं, उनको जो है हम उनका निदान कैसे करें। तो अब जो वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया कि कौन सी वैरायटीज, कौन सी किस्में हम किसानों के लिए लेकर के आए कि जो इस बदलते परिवेश में हम उनको दे पाएं और उनका कोई भी बिना नुकसान के जो है अच्छी फसल, जो अच्छा उत्पाद जो है वो अपने कृषि से ले सकें, अपने बगीचों से ले सकें। तो अब जो है बहुत सारी ऐसी किस्में स्पर टाइप की जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है वो कम है और अच्छी पैदावार भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को जो है वो बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है कृत संकल्प है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें भी ये देखा गया है कि अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं, प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जो हमारी कृषि है, बागवानी है, दूसरे इवन पशुपालन है, इन सारी चीजों को अगर प्राकृतिक खेती के तरीके से हम लोग जो है करते हैं, तो ये लगता है कि उसमें प्राकृतिक खेती में लागत जो है वो बहुत कम है। तकनीक जो है आज की डेट में विकसित हो चुकी है, जिसको हम प्राकृतिक खेती में जो है वो अपना सकते हैं। उस सुधरी हुई तकनीक की वजह से जो भी हमारी उत्पादकता है, अगर वो बढ़ती है और लागत जो है अगर वो कम होती है, तो ये स्वाभाविक है कि हम लोग जो 2022 का लक्ष्य जो है उसको जो है हासिल कर लेंगे। तो ये जो है आज की उसमें जो, जैसा आपने मेरे से पूछा था कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका हिमाचल में क्या सिनेरियो है, तो आज की डेट में सिनेरियो ये है। इसका दूसरा असर जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे जो स्नोफॉल है, यहाँ जो बर्फ गिरती थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो पहले हमने ये देखा कि हमारे यहाँ जो है अक्टूबर में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती थी और कई बार जो है ये मार्च लास्ट तक जो है इसके अलग अलग स्पेल जो है वो होते रहते थे। परंतु अब जो अक्टूबर और नवंबर वाले जो स्पेल हैं वो इस तापमान वृद्धि की वजह से लगता है कि वो कम हो गए हैं। आपका दिसंबर जनवरी उसमें जो स्नोफॉल होता है, परंतु उसकी भी जो इंटेंसिटी थी वो कम हुई है। जो आपका फरवरी मार्च का है, जो लेट स्नोफॉल था, उसमें भी परिवर्तन आया है, वो भी कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारी फसलों के ऊपर और इवन जो हमारे पानी का संसाधन बारहमासी रहता था उसके ऊपर जो है इसका असर जो है वो देखने को मिला है। मैं अगर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की तरफ लेकर के जाऊं, अगर उसका उदाहरण मैं देता हूं, तो हमारे धर्मशाला से लेकर के बैजनाथ तक का एरिया जो है वो मेरे को लगता है कि 40 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस रहेगी। तो उसमें हमारे ना 6-7 दरिया जो हैं बारहमासी हैं। आज से 20 साल पहले जब हम उन दरिया को क्रॉस करते थे तो हमें ये डर लगता था कि कहीं इस दरिया के पानी में हम लोग बह ना जाएं, 15-20 साल पहले। परंतु आज की डेट में जब हम लोग देख रहे हैं तो कई जगह तो हम लोग ये देखते हैं कि उस दरिया ने अपना जो बहाव का वो था, रास्ता था, उसमें बहुत सारे बदलाव कर लिए हैं। कई जगह तो हमारे को पानी नजर नहीं आता है, एक जगह पानी नजर नहीं आता है, सब सरफेस में चला जाता है, उसके बाद जो है ऊपर उठ करके जो है 4 किलोमीटर के बाद जो है हमारे को जो है पानी देखने को मिलता है, परंतु वो पानी जो है वो भी बहुत कम मात्रा में। अच्छा, उसका कारण ये रहा कि जो बारहमासी स्रोत हमारे ऊपर हुआ करते थे, जिनको हमारे ग्लेशियर और हमारा स्नोफॉल, बर्फ का कवर जो है वो हमें जो है पूरे 12 महीने जो है उनको जो है रिचार्ज करके जो है हमें पानी देता रहता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और दूसरे बहुत अच्छी रिपोर्ट्स जो है हमारे पास आई हैं कि जितने हमारे जो है ग्लेशियर्स हैं हिमाचल के, चाहे वो सतलुज ग्लेशियर्स हों, उनको भी ये देखा गया है कि उनकी जो विड्थ थी, उनकी जो लेंथ थी वो कम हुई है। और कम होने का सीधा सीधा कारण जो है वो आपका बढ़ता हुआ तापमान है। दूसरा ये जो है अनइवन जो स्नोफॉल हो रहा है, पहले ये रहता था कि आपका जो है ग्रेजुअली आपका जो है पूरे सीजन में स्नोफॉल होता था, उससे जो है पूरी कवरेज जो है, वाइट कवरेज जो है स्नो की जो है वो आपकी पहाड़ियों में मिलती थी, और वो जो है हमें जो है मई जून के महीने में
वो मेल्ट होकर के जो हमारे जितने भी निचले क्षेत्रों में आने वाला जो दरिया होते थे, नाले होते थे, उनमें पानी बारहमासी रहता था। परंतु अब अगर हमारे पहाड़ों के ऊपर जो है स्नो कवर नहीं रहा, तो उस जब हमारे को मई जून में बर्फ पिघल करके जो पानी हमें नीचे मिलता था, उसकी कमी जो है वो महसूस की जा रही है। और ये भी प्रोजेक्ट किया गया है कि 2050 तक जो हमारे हिमाचल के जो ग्लेशियर्स हैं, वो आधे से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे 2050 तक। और उसमें जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, जिनका 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहता है, उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा इस बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग का। ये इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं आज की डेट में, परंतु रिपोर्ट्स क्या, जब हम लोग ये देख रहे हैं और इस वृद्धि से हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर तो असर पड़ा ही है, परंतु हमारे जो दूसरे इवन पशुपालन है उसके ऊपर भी बहुत असर पड़ा है, क्योंकि जो अडॉप्टेबिलिटी है जो पहले थी उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया, तो पशुधन जो है वो भी प्रभावित हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे किसानों के ऊपर इसका जो है वो विपरीत असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज की डेट में। परंतु हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये हमारे जो असर देखने को मिले हैं, इनको मिटिगेट करने के लिए, इनको जो है इनसे उबरने के लिए हम सभी लोग जो है प्रयासरत हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है इसमें जो है बहुत सारा जो है ध्यान दे रही है। हमारा कृषि विभाग, हमारा उद्यान विभाग और बाकी डिपार्टमेंट जो भी इससे जुड़े हुए हैं, वो पूरे प्रयासरत हैं कि अगर ये समस्याएं हमारे सामने हैं तो इनके समाधान के लिए हमें जो है मिलजुल करके जो है प्रयास करने हैं, ताकि हम लोग जो हैं इनसे पार पाएं और हमारे किसान जो है वो खुशहाल हो सकें। तो जो भी सपना भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देखा है, उसको साकार करने के लिए हम लोग जो हैं प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इन लक्ष्यों को जो है हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और टाइम आएगा हम किसानों की आमदन जो है 2 गुना नहीं, 2 गुना से आगे लेकर के जाएंगे और लक्ष्य से निर्धारित समय से पहले जो है इस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। धन्यवाद।